और अब आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के रण में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर नहीं बटोगे तो ही जीतोगे। और महाराष्ट्र का रण शुरू हो चुका है दर्शकों, लेकिन यह रण कैसा रहने वाला है इसकी शुरुआत हो चुकी है, देखिए जरा। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये दिल्ली के गली गली में जाकर थक गए कि मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। क्या हालत है। चुनाव का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। शुरुआत हो चुकी है दर्शकों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शानदार चुनाव पूरा करने के बाद अब ईवीएम की गाड़ी ने अपना स्टीयरिंग महाराष्ट्र और झारखंड की ओर घुमा लिया है और चुनाव टीमें अलग अलग सूबों में कूच करने वाली हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिवाली मनाने के बाद अगले महीने 2 राज्यों की नई सरकारों का फैसला भी होगा। हरियाणा में जीत के झंडे गाड़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, एमवीए परेशान है, करे तो करे क्या। बीजेपी उत्साह से लबरेज है, चुनाव का ऐलान हो गया है और योगी का बंटोगे तो कटोगे वाला दांव जबरदस्त कामयाब रहा, इसलिए इस खेमे में दिक्कत है, परेशान है। ये कामयाब रहा जिससे कांग्रेस के होश उड़ गए, समझ नहीं आया और उसकी जलेबी से जीत की चाशनी बीजेपी ले उड़ी और टीम मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत का स्वाद चखा है, जिसे बरकरार रखने के लिए अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। क्या इन दोनों राज्यों में भी बटोगे तो कटोगे वाला मैसेज चल पाएगा? किसके हाथ लगेगा वड़ा पाव, यह भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले आपको तारीखें बता देता हूं दर्शकों, कब आपको वोट डालने जाना है और कब आपको रिजल्ट देखना यानी नतीजे देखने हैं। नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र में मतदान की तारीख है 20 नवंबर। सभी सीटों पर चुनाव होंगे और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। एक और झारखंड, जहां मतदान का पहला चरण होगा 13 नवंबर को और दूसरा चरण होगा दर्शकों 20 नवंबर को। नतीजे इसके भी 23 तारीख को आएंगे। लेकिन सोचिए दर्शकों, रणभेरी बज गई है और इस चुनावी संग्राम में ऊंट किस करवट बैठेगा, कैसी तैयारियां चल रही हैं, वो जरा इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। चुनाव की तारीखों के साथ ही सियासी रणभेरी बज गई है और आचार संहिता लग गई है, लेकिन तैयारी कैसी है इसे परखना बहुत जरूरी है। तभी तो वोटिंग से पहले एनडीए और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। मगर हरियाणा में मात खाने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम विरोधी राग अलापना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ईवीएम विरोधियों के एजेंडे को चुनाव आयोग ने भी एक्सपोज कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि जनता जवाब देगी। सवाल का जवाब पब्लिक देती है, वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है। कांग्रेस को सवाल ईवीएम पर उठाने के बजाय अपनी फेल नीतियों पर उठाना चाहिए, जिनके चलते हरियाणा में जीत का ख्वाब टूट गया। लेकिन उससे सबक लेते हुए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 5 रीजन के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। टोटल 11 बड़े नेताओं को सूबे में बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेंद्र बघेल के साथ ही सचिन पायलट, टीएस सिंहदेव जैसे नेता शामिल हैं। बीजेपी पहले ही केंद्रीय मंत्री समेत अपने दिग्गजों को मैदान में उतार चुकी है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर
चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है, मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से जनता उसको ख़त्म कर देगी। कुछ लोग जो है वो चुनाव की तिथि हो, चुनाव का रिजल्ट हो, उससे पहले भूमिका बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उनकी जो राजनीतिक ज़मीन है वो बंजर है। और जब राजनीतिक ज़मीन बंजर हो तो चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ या चुनाव या ईवीएम के ख़िलाफ़ खंजर लेकर के खड़े हो जाते हैं लोग। उससे कोई उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। दावे दमदार हैं, मगर जीत हार का फैसला जनता के मत और पार्टियों की तैयारी से ही तय होगा। सियासी तैयारियों में किसका पलड़ा भारी है दर्शकों? कौन दौड़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट अब आपको मैं दिखाने वाला हूं, जो आज हमने निकाली है सीट बंटवारे के पैरामीटर्स पर। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई गठबंधन बनाम गठबंधन है। एक तरफ है सत्तारूढ़ महायुति जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित गुट है, और दूसरी ओर है महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद गुट है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि आखिर इस रेस में कौन आगे चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की रेस में बहुत दिक्कत सामने आई है अभी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए सीट बंटवारे में कौन आगे, ऐसी ही रेस चल रही है दर्शकों। सत्तारूढ़ गठबंधन ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है और करीब 200 सीटों पर तय हो चुका है, कुछ पर बाकी है, कुछ बची हुई है। यह भी बता दूं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि एनडीए में सीट फाइनल हो चुकी है। इस रेस में एनडीए आगे चल रही है क्योंकि बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना के पास जो शिंदे के साथ हैं 80 से 85 जा सकती हैं, और अजित गुट के पास 48 से 50 सीट जा सकती है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा दर्शकों, लेकिन बैठक के बावजूद इधर अघाड़ी का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। उनकी गाड़ी बड़ी पीछे चल रही है। सोचिए जरा, क्योंकि कांग्रेस उद्धव में सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। 288 में से कांग्रेस कह रही है कि हमें 120 सीटें दे दो, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 100 सीट तो हम लेंगे। तो फिर शरद पवार कहां जाएंगे? अब शरद गुट के लिए बहुत कम सीटें बचेंगी, लेकिन शरद पवार को यह मंजूर नहीं है क्योंकि वो महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं। अब आप सोचिए, जब ऐसे हालात बनेंगे तो फिर महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी, सुनवाते हैं आपको। देखिए, चुनाव का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। हम महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजित दादा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और सीट शेयरिंग जाहिर करेंगे। फिर एक बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है। एक तरफ वो विपक्ष में सीट बंटवारे पर आम राय नहीं बन पा रही है दर्शकों, उधर शिंदे सरकार मुद्दों पर मजबूती से काम कर चुकी है, जिनमें धार्मिक अस्मिता से लेकर स्थानीय संस्कृति और मराठा गौरव को आगे रखा गया है। बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं शिंदे, तेजी से अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ आने के बाद उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का ठप्पा लग चुका है, लेकिन शिंदे ने बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाया है। तभी तो शिंदे सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं दर्शकों। और इसी तरह से अगर एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में क्या होगा, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र में उन्होंने कह दिया है सनातन सर्वोपरि है, देसी गाय को राजमाता का दर्जा भी दे दिया है। इतना ही नहीं, मराठी शास्त्रीय भाषा, इस पर भी जोर है। और सोच लीजिए, अगर ये फैसले एकनाथ शिंदे ले रहे हैं तो किस तरह से उनकी पकड़ मजबूत हो गई है दर्शकों। और मैं आपको इतना ही नहीं, आगे ये भी बताने वाला हूं कि टीम मोदी के लिए सनातन की पिच बहुत जरूरी हो गई है, सर्वोपरि। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे धर्म या वर्गों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि शिंदे का फोकस हर वर्ग पर है। शिंदे मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले मिशन पर काम कर रहे हैं। तभी तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व के साथ दलित, ओबीसी और पिछड़े मुसलमानों के लिए भी 1 महीने में सरकार ने ताबड़तोड़ 165 फैसले लिए। इनमें से कुछ बड़े फैसले मैं आपको बता देता हूं, आपको तय करना है, क्योंकि अभी
कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर अभी तक तस्वीर बड़ी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, महाराष्ट्र में हर वर्ग के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है। मदरसा शिक्षकों का वेतन 10,000 बढ़ा दिया है। इधर बीएड टीचर्स का मानदेय 10,000 बढ़ा दिया है और बीएमसी कर्मियों को 28,000 दिवाली का बोनस दे दिया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सीमा भी बढ़ाएंगे, ये दावा कर रहे हैं। 8 से बढ़ाकर 15 लाख का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है और मौलाना आजाद महामंडल का बजट 1000 करोड़ कर दिया है। सोचिए आप, ये कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। अब बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष का क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार 5 साल है और महाराष्ट्र की सरकार 5 साल बनती है, तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र का जनता का भला कर सकती है, महाराष्ट्र को विकास की ओर लेके जा सकती है। अगर महाराष्ट्र में एक भी वोट अगर महाविकास आघाड़ी को जाता है, कांग्रेस को जाता है, तो ये विकास में बाधा आएगा। मोदी सरकार की सारी योजना रोक देगा। सबका साथ ही बीजेपी की जीत का मंत्र है, जिसे वो महाराष्ट्र और झारखंड में आगे रखना चाहते हैं। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन शिंदे सरकार का फोकस आखिर सनातन के साथ हर वर्ग पर क्यों है, उसे सियासी चश्मे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि महाराष्ट्र के 5 बड़े इलाके रीजन है, अलग अलग वर्गों में आबादी हार और जीत का फैसला करती है। तो महाराष्ट्र की आबादी का गणित भी मैं आपको आज बता रहा हूं, किस वर्ग के लिए कितने लोग हैं, समझ लीजिए। महाराष्ट्र का जिस तरह का समीकरण है वो आप देख रहे हैं। मराठा 31% है, ओबीसी 28%, दलित 11.80, मुस्लिम 11.50, आदिवासियों की संख्या 9.40 है, ब्राह्मण 5.50 और अन्य 2.82 है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के साथ ही हमने आपको एक एक चीज बता दी, क्या समीकरण है ये बता दिए। लेकिन अब महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान हो गया है और पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।